हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th की फिजिक्स आरबीएससी की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर फर्स्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना फिजिक्स का जो पेपर होता है राजस्थान बोर्ड का, वो होता है 100 मार्क्स का, 100 नंबर का। तो 100 मार्क्स के अंदर 100 मार्क्स के अंदर 56 तो अपना है एनुअल एग्जाम का, थ्योरेटिकल जो एग्जाम होगा उसका। 14 मार्क्स है किसका, सेशनल का, और 30 मार्क्स है किसका, प्रैक्टिकल का। यानी हमें कुल मिला के 100 नंबर की तैयारी करनी है। कितने की तैयारी करनी है? 100 नंबर की। 100 में से 30 प्रैक्टिकल हो गया, 14 सेशनल हो गया, और 56 आपका थ्योरेटिकल एग्जाम का हो गया। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो है वो आता है फर्स्ट यूनिट में। अपने पास टोटल इसके 10 यूनिट है, और जो पहले 4 चैप्टर है उनको मिला के 1 यूनिट है, और वो यूनिट अपनी 7 नंबर की। कितने नंबर की? 7 नंबर की। और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्तर वैद्युतिकी। और स्तर वैद्युतिकी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपना विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पहले स्तर वैद्युतिकी क्या है, परिभाषा देखते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं स्तर वैद्युतिकी की परिभाषा। स्तर वैद्युतिकी, स्तर वैद्युतिकी की परिभाषा। तो ये क्या है? आवेश तथा इसके गुणों का, आवेश तथा आवेश के गुण धर्मों का स्तर अवस्था में अध्ययन कहलाता है स्तर वैद्युतिकी। क्लियर? आवेश तथा आवेश के गुण धर्मों का स्तर अवस्था में अध्ययन क्या कहलाता है? स्तर वैद्युतिकी कहलाता है। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं आवेश की। किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की। तो समझते हैं कि आवेश क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या चीज है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो 11th की फिजिक्स और जो 12th की फिजिक्स है उन दोनों में डिफरेंस है रात दिन का। अगर रात दिन तो क्या मतलब डिफरेंस, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है कि 11th की जो फिजिक्स थी वहां पर अपने को चीजें दिखाई देती, जैसे किसी ब्लॉक के ऊपर बल लगा, मतलब अपन फोर्स लगा रहे हैं, कोई ब्लॉक है, साइकिल का पहिया चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अपन जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश अपने को दिखाई नहीं देगा। ये केवल इमेजिनेशन, अपने इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ ऐसा चार्ज, जैसे अपन बचपन में करते थे कि अपन ने कंघी ली, कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, तो वो क्या होते थे, मतलब उससे चिपक जाते थे। जैसे पेन लिया, ऐसे रब किया बालों पे, कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, तो क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो वही आवेश है, ऐसे फील करना पड़ेगा। फीलिंग इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, फीलिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? तो ये पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ का क्या है? गुण। जो एक पदार्थ का एक गुण है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है। क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है। क्लियर? तो अब इसका जो सिंबल होता है क्यू, क्या होता है इसका सिंबल? क्यू। दिखाते इसको अपन क्यू से दिखाएंगे। कि बात करते हैं इसका आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक है। मैं कौन से मात्रक की बात कर रहा हूँ? ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूँ। तो वो मात्रक होता है इसका कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। क्लियर? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलॉम। क्लियर? फिर बात करते हैं कैसी राशि है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ये तो आपको पता होगा, 11th में पढ़ा था कि भौतिक राशियां मतलब 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश आप जानते हो, मेरे हिसाब से आपने की फिजिक्स पढ़ी है कि वो भौतिक राशियां जिनका परिणाम और दिशा दोनों होती है, जबकि अदिश वो भौतिक राशियां जिनका केवल और केवल क्या होता है? परिमाण। तो आवेश का अपन किसकी बात करेंगे? परिणाम की बात करेंगे। कैसी राशि है? अदिश राशि। क्लियर? अब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में और जानकारी लेते हैं अपन कि जो विद्युत आवेश परिभाषा क्या थी? स्तर वैद्युतिकी, जब आवेश रुका हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें कि जब आवेश रुका हुआ है, आवेश मतलब क्यू है वो रुका हुआ है, मतलब उसका वेग कितना है? 0 है, v बराबर 0। तो स्तर अवस्था में आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, यानी ई वेक्टर। ई वेक्टर मींस यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ई वेक्टर से, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से दिखाते हैं। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं? कि जो आवेश है जो रुका हुआ है, तो रुका हुआ यानी स्थिर अवस्था में केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। मान लो आवेश रुका हुआ नहीं, वो चल रहा है, वो चल रहा है यानी किसी वेग से चल रहा है। अब वेग के भी 2 प्रकार की, वो वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नियत वेग से चल रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि जो आवेश है नियत वेग से चल रहा है, यानी v क्या है? नियत है।
वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस टाइम जो आवेश है वो दो चीज उत्पन्न करेगा अपने आसपास, एक तो विद्युत क्षेत्र, एक तो विद्युत क्षेत्र। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र, और एक उत्पन्न करेगा वो बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र। बी वेक्टर मीनिंग मीन्स चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश नियत वेग से चल रहा है तो उस टाइम वो दो चीजें उत्पन्न करेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज मैं अभी क्लियर करता हूँ कि जितने भी फिजिक्स में अपने पास क्षेत्र है, जितने भी फिजिक्स में क्षेत्र है वो सारे के सारे सदिश है। चाहे अपन गुरुत्व क्षेत्र की बात कर ले, चाहे विद्युत क्षेत्र की बात कर ले, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले। क्लियर है यहाँ तक कि आवेश रुका हुआ तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और मान लो तीसरा केस, अगर आवेश का जो वेग, v मतलब वेलोसिटी मतलब वेग, वो नियत नहीं, यानी v डज नॉट इक्वल्स टू नियत, मतलब वो नियत वेग से नहीं चल रहा, नियत वेग से नहीं चल रहा, इट मींस उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब वो कौन सी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, कभी वेग कम कभी वेग ज्यादा, नहीं, वो त्वरित गति से चल रहा है। तो उस टाइम जो आवेश है वो तीन चीजें उत्पन्न करता है, एक तो ई वेक्टर, एक बी वेक्टर, और एक आती है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण। यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा। और ये तीनों एक दूसरे से लंबवत। अगर मान लो जिसमें बात करूं, अगर ये ई वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो जो मेरे चलने की दिशा किसको बताएगी, EMW को, विद्युत चुंबकीय विकिरण को। क्लियर। अगर आवेश रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है तो तीनों, E, B एंड EMW। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं आवेश के प्रकार की, किसके, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो आवेश के जो दो प्रकार है, कितने प्रकार है, दो प्रकार। एक होता है धन आवेश। कौन सा आवेश, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश। आवेश को जो नाम दिया धनावेश और ऋणावेश वो दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। कौन सा होता है, ऋण आवेश। कोई डाउट, अपन धनावेश को शॉर्ट में लिख दिखाएंगे पॉजिटिव, यानी प्लस भी से, उसको दिखाएंगे इससे नेगेटिव से। क्लियर। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर बात करते हैं कि इनके बीच में बल की, मतलब दो समान आवेशों के बीच में बल कौन सा होगा, आकर्षण होगा, या आकर्षण दोनों को एक दूसरे को जैसे अट्रैक्ट करे, खींच रहे, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे। तो जो दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य, दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य जो बल होता है वो होता है प्रतिकर्षण का। चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। मतलब अगर अपन इन दोनों को पास में लाना चाहेंगे तो ये पास में नहीं आएंगे, क्योंकि जो समान प्रकार के आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण का, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो ये बल कितना लगेगा, एक दूसरे के विपरीत, ऐसे अपोजिट। यहाँ भी कैसा, ऐसा अपोजिट। एनी डाउट। और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण का, यानी ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य बल लगता है प्रतिकर्षण का और दो असमान आवेशों के मध्य बल लगता है आकर्षण का। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं अपन आवेशित करने की विधियां। मैं जो चल रहा हूँ अपने आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आगे जो अपना टॉपिक है, किसी बॉडी को अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी बॉडी को आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो आवेशित करने की तीन विधियां है। कितनी विधियां, तीन। तो आगे अपन पढ़ते हैं। आप भी हेडिंग डाल लीजिए आवेशित करने की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप बैठे तो आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठे। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए साथ साथ में। कहीं आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप पॉज करके और लिख लीजिए साथ में। तो आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। तो आवेशित करने की कितनी विधियां है, तीन विधियां। कितनी विधियां है, तीन। कितनी है जी, तीन है। उसमें पहली है बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, घर्षण द्वारा
आवेशन, इसके द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन। तो देख क्या होता है घर्षण द्वारा, सिंपल से जैसे मान लो मैं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ूं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ूं तो क्या होगा, मैंने कौन सी ऊर्जा दी, गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा दी, गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ क्या होगी, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसमें ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाएगा। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर होगा, वो समझ आएगी। मतलब गतिज ऊर्जा दी मैंने, गति से क्या बना, उसमें ऊर्जा बनी और उसमें ऊर्जा को पाकर जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का बोल रहा हूँ, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाएगा। एक वस्तु से दूसरे में चला जाएगा मीन्स जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो बनेगी धनावेशित। वो क्या बनेगी, धनावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो क्या बनेगी, ऋण आवेशित। क्या बनेगी, ऋण आवेशित। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागी वो धनावेशित और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो क्या बन जाएगी, ऋण आवेशित। अब देखिए होता क्या है, जो वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान थोड़ा बहुत, पूरा मतलब नेग्लिजिबल, उसके द्रव्यमान में कमी होती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वैसे ये नेग्लिजिबल नगण्य न के बराबर होता है, लेकिन अगर बात करें कि क्या उनके द्रव्यमान में चेंज होगा तो हाँ उनके द्रव्यमान में चेंज होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर, घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो अपना मेथड है किसी बॉडी को किसी वस्तु को आवेशित करने का, वो है दूसरा, जिसको बोलते हैं चालन द्वारा। किसके द्वारा, चालन द्वारा, बाई कंडक्शन या फिर संपर्क द्वारा। किसके द्वारा, संपर्क द्वारा, बाई कॉन्टेक्ट। संपर्क द्वारा या फिर चालन द्वारा। अभी देखिए नाम ही क्या है, चालन द्वारा या फिर संपर्क द्वारा। तो मान लेते हैं यहाँ क्या होता है, जब किसी एक लेते हैं अपन यहाँ पे अनावेशित वस्तु, क्या लेंगे, अनावेशित, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। या कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। तो देखिए बच्चों ऐसा नहीं है इसके कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें क्या है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी ये क्या है, इसको बोलते हैं विद्युत रूप से उदासीन। क्या बोलेंगे, विद्युत रूप से उदासीन, यानी इसमें अभी तक कोई चार्ज नहीं। अब इसके पास अपन लाते हैं दूसरी कोई आवेशित वस्तु। क्या लाएंगे, दूसरी कोई आवेशित वस्तु। मान लो इसके ऊपर धनावेश है, इसको ऊपर क्या मान लिया मैंने, धनावेश। इसको ऋणावेश में मान सकते हैं, मैंने क्या माना यहाँ पे, धनावेश माना है। तो मान लेते हैं कि वो दूसरी चालक वस्तु है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। कि जो दूसरी चालक वस्तु है उसके ऊपर कौन सा आवेश है, मान लीजिए इसके ऊपर धन आवेश है। कौन सा आवेश है, धन आवेश। सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे सम संख्या में लेता हूँ, जैसे 4 6 8 है, यहाँ पे कितने में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, एक वस्तु ए है, एक वस्तु क्या है, बी। अब क्या करें, दोनों को संपर्क में लाएंगे। किसमें लाएंगे, दोनों को संपर्क में। मान लीजिए ये वस्तु ए और ये वस्तु बी संपर्क में आ गई, दोनों प्लस 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 प्लस। अब देखिए क्या होता है, ये समान प्रकार का आवेश है, धनावेश है, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो आवेश है अपने स्वयं के प्रतिकर्षण बल के कारण, अपने स्वयं के प्रतिकर्षण बल के कारण ये क्या हो जाएगा, अपने आप से दूर हट जाएगा। यानी किसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर। तो मैंने मान लिया कि मान लो इसके ऊपर 8 कूलाम आवेश, कितना आवेश है, 8 कूलाम। तो 4 कूलाम इसके ऊपर और 4 कूलाम इसके ऊपर। यहाँ पे जो दोनों, मान लो धातु के कोई गोल है, धातु के कोई गोल है, ये समरूप है, मतलब ये आकार आकृति में बराबर है, तो आवेश को बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे वापस। इसको अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसको मैं ऊपर डालता हूँ, कोई डाउट। इसके बाद जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो कहाँ बना रहा हूँ, ऊपर। फिर दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो 4 कूलाम आवेश इसके ऊपर चला गया, सर मान लेते हैं, और 4 कूलाम आवेश किसके ऊपर चला गया, मान लो वस्तु गोले जो भी आपका मेटल है, ये बी पर और ये ए पर। इसको बोलते हैं चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। यानी परिभाषा की बात करके क्या हो जाएगी, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुएं बराबर रूप से आवेशित हो जाती है।
फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुएं बराबर से समान रूप से आवेशित हो जाती है, इसे ही चालन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। आप चाहो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, क्लियर। बाकी नहीं तो पॉज कर लिया करो थोड़ा सा वीडियो को, फिर लिख लिया करो। फिर आगे बात करते हैं अपन किसकी, दूसरी विधि होगी। पहली पढ़ी घर्षण द्वारा, दूसरी पढ़ी चालन द्वारा, तीसरी पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा, बिना किसी कॉन्टेक्ट के, बिना किसी संपर्क के। तो तीसरी विधि की बात करते हैं प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशित करने की हमारी जो तीसरी विधि होगी, आवेशित करने की हमारी जो तीसरी विधि है वो क्या है? प्रेरण द्वारा। आप पेन कॉपी और लेके लिखते रहिए, प्रेरण द्वारा आवेशन बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन यहाँ पर कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रेरण द्वारा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं कि मान ले कि अपने पास ये कोई अनावेशित वस्तु है, ये क्या कोई अनावेशित वस्तु। अनावेशित मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, ऐसा नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों क्या है? बराबर है। मतलब क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत रूप से क्या है? उदासीन। तो मान लेते हैं कि अपने पास कोई वस्तु है, वस्तु ए है, मान इसका जो भी नाम, कोई वस्तु है, ये कैसी है? अनावेशित है, अनावेशित मतलब इसको कोई चार्ज नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके पास से कोई मान कोई दूसरी वस्तु लाते हैं, कोई दूसरी वस्तु लाते हैं, वो दूसरी वस्तु मान लेते हैं धनावेशित है। ऋणावेश आप ऋण लोगे तो विपरीत प्रकार का आवेश आएगा, अगर आप धन लोगे तो ऋण आएगा और ऋण लोगे तो धन आएगा। तो मान लेते हैं वो जो अन्य वस्तु वो धनावेशित है, क्या है? धन आवेशित है। क्या है? धन आवेशित। तो होगा क्या, जब इसके पास टच तो नहीं करवाइए, संपर्क नहीं करवाइए, इसके पास में तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन था, अब देखिए ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन दिख गया? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। तो इस वस्तु के, इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन हो इसके पास में आ जाए। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि तो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य बल कौन सा होता है? आकर्षण का। तो इसके होगा क्या कि जैसे ही मान लो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करूँ, एक डायग्राम नहीं बना, ये वस्तु अकेली थी, फिर अपने सेकंड स्टेप में क्या किया, इसलिए मान लेते स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप में अपन इसके पास लाए कोई धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु। तो होगा क्या, इस वस्तु ए में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? इस वस्तु के पास ऐसे आ जाएंगे। मान लो 4 इधर और इधर, धनावेश क्या हो जाएगा? इससे दूर चला जाएगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित। स्टेप नंबर सेकंड। फिर अपन इसको कर देते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं इसको? अर्थिंग। इस वस्तु ए को भू संपर्कित, यानी इसको धरती से कनेक्ट कर देंगे। अब धरती क्या है? इलेक्ट्रॉनों का सागर है। इलेक्ट्रॉनों का क्या है? सागर। इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालो, एक डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कि इसको मैंने कर दिया अर्थिंग। क्या कर दिया? इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग हो गया। अर्थिंग मीन्स भू संपर्कित। तो देखिए प्लस ये धनावेश, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये धनावेश है, ये इलेक्ट्रॉनों का सागर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे क्या है? ऋणावेश है, और ये धनावेशित वस्तु है। ये क्या कोई धनावेशित वस्तु है। तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो इसको, इस वाले भाग को क्या बना देंगे? विद्युत रूप से उदासीन। क्या बना देंगे? विद्युत रूप से उदासीन। तो क्या बन जाएगा? ये स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। फिर करते हैं स्टेप फोर्थ में। स्टेप फोर्थ में क्या होगा, अपन अर्थिंग को वापस हटा देंगे, अर्थिंग को वापस हटा देते हैं। स्टेप नंबर फोर्थ में यहाँ पे क्या है? ऋणावेश है, ये कोई धनावेश अपन छड़ दे रखी है, धनावेश की कोई वस्तु ले रखी है, अपने अर्थिंग हटा दिया, तभी भी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में ही रहेंगे, ये दूर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इस वाली जो छड़ है, इसके जो इसके धनावेश ने इनको पकड़ के रख रखा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 होगी, स्टेप 5 में क्या करेंगे? इस छड़ को भी हटा देंगे। इस धनावेश छड़ को जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या है? ऋणावेश। एक ही प्रकार का आवेश है, तो समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। तो होगा क्या, ये वाला जैसे अपने छड़ को हटाएंगे तो ये वाला जो आवेश था अपने स्वयं के प्रतिकर्षण बल के कारण क्या हो जाएगा? वापस पूरे गोले के अंदर फैल जाएगा। होगा क्या, ये जो है आवेश है ऋण आवेशित, यानी ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो गई? वस्तु आपकी ऋण आवेशित होगी। तो तरीका समझ में है, अगर आप धनावेशित छड़ पास में लाओगे तो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर मान लो इसी वस्तु को आपको धनावेशित करना है, क्या करना है?
धन आवेशित, तो क्या होगा, इसके पास अपन ऋण आवेशित छड़ ले आएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो क्या होता है, जब किसी, यानी इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ा तो ये जो है प्रेरण द्वारा आवेशन में अगर आप परिभाषा लिख सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा ऋणावेशित, एक आवेशित, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श बिना विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बच्चों ये थी अपनी आवेशित करने की विधियां। आगे अपन बात करते हैं, क्लियर यहाँ तक। आगे अपन बात करते हैं आवेश के गुण धर्मों, किसकी बात करते हैं, आवेश के गुण धर्मों की बात करते हैं। आप नेक्स्ट लगा लीजिए, आवेश के, विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला इसका गुणधर्म है विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता का मीनिंग सिंपल मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशियों को अपन सामान्य संख्या में तो जोड़ सकते हैं। तो बस यही है विद्युत आवेश की योज्यता कि किसी विलगित निकाय के अंदर जो नेट आवेश होगा वो उसके अंदर सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। क्या, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उसके संपूर्ण आवेशों के योग के बराबर होगा, इसे बोलते हैं विद्युत आवेश की योज्यता। मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु, उसके अंदर विलगित कोई वस्तु है, उसमें Q1, Q2, Q3 ऐसे करते Qn आवेश इसके अंदर है। तो इसमें नेट आवेश क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। मतलब जहां तक 3 तक जोड़ लो, 4 तक जोड़ लो, 5 तक जोड़ लो, 1000 तक जोड़ लो, लाख तक जोड़ लो। ये विद्युत आवेश की योज्यता। क्लियर यहाँ तक। क्या, कि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान, उसमें उपस्थित किसी निकाय पर कुल आवेश का मान, परिभाषा क्या होगी, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कि मान लो एग्जांपल, जैसे ये कोई वस्तु है, इसमें पहले 1 कूलम, मान लो 1 माइक्रोकूलम, कितना माइक्रोकूलम, इसको बोलते हैं माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मैंने आवेश मान लिया 2 माइक्रोकूलम, और एक मान लेते हैं आवेश मान लेते हैं -4 माइक्रोकूलम, कितना मान लिया, -4 कूलम। और मान लो इसको मैंने कुछ किया ऐसे मान लो, इसी से मैंने दूसरी वस्तु जो आवेश है, मान लो यहाँ पे आवेश, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था, इसकी क्या है, प्रारंभिक अवस्था, और बाद में कुछ किया, मान लो कुछ जो भी किया, उसके बाद इसकी अंतिम अवस्था वो होगी मान लो 1 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, -4 माइनस मान लो 7 माइक्रोकूलम, और मान लो x माइक्रोकूलम, x माइक्रोकूलम। तो बोलो आप इसका x का मान बताइए। तो जितना चार्ज शुरू में उतना क्या होगा, बाद में होगा। तो क्या करेंगे अपन, 1 + 2 + -4 बराबर 1 + 2 + -4 बराबर क्या आएगा, 1 + 7 + x। देख क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल, यस ले लो, 1 + 2 3, 3 - 4 -1, इधर 1 + 7 8 + x। तो x और क्या जाएगा, -1 प्लस का इधर क्या बनेगा, -9 कूलम, -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम। क्लियर है आपका। आगे बात करते हैं, ये थी विद्युत आवेश की योज्यता। सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी इसकी, विद्युत आवेश की निश्चरता, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विद्युत आवेश की निश्चरता, विद्युत आवेश की निश्चरता, हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता का मीनिंग होता है कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। कि किसी वस्तु का विराम अवस्था में, मान लो कोई ये वस्तु है विराम में, इसका v 0 है, इसका वेग कितना है, 0। मान इसका विराम अवस्था में आवेश 5 माइक्रोकूलम, कितना माइक्रोकूलम, फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोकूलम जो मैं मानना चाहूँ, और मान इसका वेग मैंने कर दिया 1000 मीटर/सेकंड, कितना कर दिया जी, 1000 मीटर/सेकंड, कितना, तब भी इसका आवेश कितना रहेगा, 5 माइक्रोकूलम, कितना रहेगा, 5 माइक्रोकूलम। एनी डाउट कि आवेश का, विद्युत आवेश की जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या थी, हेडिंग में लिख देता हूं यहाँ पे,
विद्युत आवेश की निश्चलता, विद्युत आवेश की निश्चलता मतलब परिभाषा अगर आप लिखना चाहिए लिख लीजिए कि विद्युत आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसे ही विद्युत आवेश की निश्चलता कहते हैं। यानी Q जितना विराम अवस्था में होता है, Q आपको पता है चार्ट का सिंबल है, चार्ट को दिखाने का तरीका है, यानी Q जितना विराम अवस्था में होता है उतना ही Q किसमें होगा, गतिशील अवस्था में होगा। किसमें होगा, गतिशील अवस्था में। चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, इसे ही बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चलता। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। जबकि आवेश का मान तो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान, इसमें अंतर ही पड़ता है, द्रव्यमान और वेग में अंतर, इसमें द्रव्यमान और आवेश में अंतर, कि विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर। तो नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, यहाँ तक क्लियर। आगे अपना टॉपिक है विद्युत आवेश व द्रव्यमान में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत आवेश व द्रव्यमान में अंतर। विद्युत आवेश व द्रव्यमान में अंतर, विद्युत आवेश व द्रव्यमान में अंतर। तो देखिए मैं दो पार्ट लेता हूँ बोल के, इधर मान लेते हैं अपने पास विद्युत आवेश, इधर क्या है विद्युत आवेश, इधर क्या मान लेते हैं, मान लो इधर अपने पास है द्रव्यमान मास। तो देखिए अभी तक आपने इलेवंथ में द्रव्यमान के बारे में बातें की, कभी आपने -2 किलोग्राम सुना है, मेरे हिसाब से कभी -2 किलोग्राम नहीं सुना होगा। जबकि मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश मैंने थोड़ी देर पहले बोला धनावेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है, धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है। तो देखिए आवेश है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। आवेश का है पहला जो डिफरेंस है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है और आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक, पहला डिफरेंस लिख लीजिए, आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि इसके अंदर द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, धनात्मक, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोला मैंने, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर यहाँ तक, मतलब क्या हो गया, जितना आवेश विराम में होता है उतना ही गतिशील में, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। अब आप बोलोगे हमने तो 11th में पूरी फिजिक्स पढ़ ली, वहां तो चेंज हुआ ही नहीं द्रव्यमान, आप कैसे बोलोगे चेंज हो गया। तो देखिए बच्चों, होता है कि फॉर्मूला होता है, इसको आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बता रहा है m बराबर m नोट वर्गमूल, क्या लिखा मैंने, इसको साफ कर दो ना। क्लियर, आगे समझा रहा हूँ कि द्रव्यमान वेग पर डिपेंड कैसे करता है, द्रव्यमान वेग पर डिपेंड कैसे करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर कैसे करता है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, मैं केवल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ तो समझाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है m बराबर m नोट वर्गमूल के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नोट और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर m नोट होता है किसी वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान। किसमें, विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में द्रव्यमान। m होता है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। किसमें, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। और c जाना पहचाना सिंबल है, ठीक से जानने में इसको c से किसको नोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग को। तो c होता है प्रकाश का वेग, c होता है प्रकाश का वेग, और v होता है वस्तु का वेग, वस्तु जिस वेग से चल रही है उस वस्तु का वेग। प्रकाश का वेग पता होगा आपको, आपने 10 में पढ़ा होगा,
तो फिक्स है, याद होना चाहिए अपने को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्लियर है? अब देखिए अपन यहाँ जिस वस्तु की, अपन जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा कितना होता है, मैं फिर नहीं तो बताता हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई यहाँ लिखता हूँ, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। कितना होता है जी? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यानी अपन यहाँ जिस वस्तु की बात करने जा रहे हैं उसका द्रव्यमान समझ में आ रहा है कितना है? 10⁻⁻31। क्या भारी है कि हल्का? बहुत हल्का, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। फूंक भी मारोगे तो इसमें आंसर त्वरण पता कितना आएगा? F बराबर एम एस अगर निकालना चाहिए, F बराबर एम एस से निकालना चाहिए तो बहुत ज्यादा त्वरित होगा। यानी यहाँ पर जो वेग है वो कहीं ना कहीं प्रकाश की रेंज में, प्रकाश के वेग की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर द्रव्यमान, जैसे मान लो सामान्य अवस्था द्रव्यमान क्यों चेंज होता? सामान्य अवस्था जैसे मैं चल रहा हूँ या आप चल रहे हो या तो गाड़ी चल रही है, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, अपने को लगता नहीं। वैसे रियल में द्रव्यमान चेंज होता है, अपने को उसका एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन यहाँ पे कि मान लो आपकी स्पीड कितनी होगी? मुश्किल से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूं, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूं, नीचे कौन है? सी। 3 इंटू 10⁸ क्या होगा? मैंने वी की जगह रखा 10 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 10⁸ का वर्ग, 3 इंटू 10⁸ का वर्ग, 9 इंटू 10⁻16। 2 घात गई तो कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁻14। तो ये 1/, बहुत बड़ी संख्या, लगभग कितना आएगा? 0। यानी इसका मान लगभग कितना रहेगा? 0। 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1, और वर्गमूल 1 कितना होगा? 1। तो m बराबर क्या बन जाएगा? m नॉट। इसलिए सामान्य अवस्था में द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं, कोई इलेक्ट्रॉन है उसका वेग 10⁻6, 10⁻6, तो अभी इस रेंज में आ गया 10⁸, 10⁻6, यानी 10⁻12 ऊपर बन जाएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा? 16। तो यहाँ पे इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ पर यानी जो क्या क्या होता है, ये द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, तो आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही विद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है कि 92 यूरेनियम 238, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर, नाभिकीय भौतिकी के अंदर। देखो होता है जैसे इसका विखंडन होता है, टूट जाता है। 90 थोरियम 234 और 2He4 हीलियम, इसको जनरली बच्चों इसको बोलते हैं अल्फा कण। हीलियम का जो नाभिक है, द्विआयनित हीलियम के नाभिक को बोलते हैं अल्फा कण। तो देखिए शुरू में आवेश कितना है? QI। QI मतलब इनिशियल चार्ज, प्रारंभिक अवस्था में आवेश कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 92, 92। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 92 इलेक्ट्रॉन्स, 92 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या है? इधर देखिए Q फाइनल, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 90 इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 90। तो उदासीन अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, या जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना? 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, और यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए शुरू में आवेश कितना था? ये था QI, और ये क्या हो गया? Q फाइनल। तो शुरू में 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर, बाद में कितना है? 90 + 2 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो QI बराबर QH, जितना चार्ज प्रारंभिक अवस्था में होता है उतना ही चार्ज, उतना ही आवेश अंतिम अवस्था में होता है। इसे बोलते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। थर्ड नंबर 4th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मीनिंग यह होता है कि जब भी किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर, लगातार ना होकर, विविक्त मतलब टुकड़ों में, उसको बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। और जो मिनिमम राशि, जितना न्यूनतम संभव स्थानांतरित हो सकता है, उसे बोलते हैं उस भौतिक राशि का क्वांटा। तो
ऐसा ही कुछ इसमें होता है आवेश के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो क्या होता है कि जो आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, परिभाषा क्या बोलेंगे, आवेश का एक मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर ऐसे 1 2 3